Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. कभी सोचा है कि किसी के घर में तो 2400 घंटे पानी आता है और किसी को पानी के टैंकर का घंटों इंतजार करना पड़ता है। ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं जिन्हें हम पब्लिक फैसिलिटीज कहते हैं, ये कुछ लोगों तक इतनी आसानी से और कुछ तक इतनी मुश्किल से क्यों पहुंचती हैं? यही तो आज का सबसे बड़ा सवाल है और यूपीएससी के लिहाज से देखने तो ये गवर्नेंस का बिल्कुल कोर मुद्दा है। बिल्कुल। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी की तरफ से इस गहरी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कृपया उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करने के लिए पेड मेंबरशिप ज्वाइन करने पर भी ज़रूर सोचें। आपका सहयोग ही हमें ऐसा कंटेंट लाते रहने की हिम्मत देता है। तो आज हमारे पास सोर्स है एनसीईआरटी की क्लास 8 की किताब का चैप्टर 7 सार्वजनिक सुविधाएं और साथ में यूपीएससी मेंस के कुछ पुराने पेपर्स। हमारा मकसद है ये देखना कि एक 8वीं क्लास की किताब हमें सरकार की सबसे बड़ी दुविधा कैसे समझाती है, कि वो एक कल्याणकारी राज्य है या एक कुशल सीईओ। बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है ये, क्योंकि यही संघर्ष हमें पानी, बिजली और परिवहन हर सार्वजनिक सुविधा में दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये सार्वजनिक सुविधाएं होती क्या हैं? देखिए, ये वो जरूरी सेवाएं हैं जो हर नागरिक के लिए आवश्यक हैं, जैसे पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और इनकी खासियत ये है कि एक बार इनका इंतजाम हो जाए तो बहुत से लोग एक साथ इसका फायदा उठा सकते हैं ना, जैसे एक स्कूल बन गया या एक सड़क बन गई। बिल्कुल, लेकिन यहाँ असली सवाल उठता है, ये सुविधाएं देने की जिम्मेदारी सरकार की ही क्यों है? प्राइवेट कंपनियां क्यों नहीं कर सकती? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्यों नहीं? इसका जवाब एक शब्द में है, मुनाफा। मुनाफा? हाँ, एक प्राइवेट कंपनी हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करती है। वो शायद ही किसी ऐसे गांव में स्कूल खोलेगी या किसी गरीब बस्ती में पानी की पाइपलाइन बिछाएगी जहां से उसे कोई खास रिटर्न न मिले। सही बात है। लेकिन सरकार का मकसद मुनाफा कमाना नहीं है, वो एक वेलफेयर स्टेट है। उसका काम नागरिकों का कल्याण करना है। इसीलिए सभी तक इन सुविधाओं को पहुंचाने की मुख्य जिम्मेदारी सरकार की ही होती है। ये बात हमें सीधे तौर पर गवर्नेंस की उस चुनौती से जोड़ती है जिसकी हमने शुरू में बात की थी। सरकार वेलफेयर देखे या एफिशिएंसी? बिल्कुल। और इस दुविधा को समझने के लिए किताब में पानी का उदाहरण बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया है। हम अपने आसपास ही देखते हैं, कहीं पॉश इलाकों में दिन भर पानी आता है और कहीं बस्तियों में लोगों को घंटों लाइन लगानी पड़ती है। और यहीं पर यूपीएससी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। क्या? भारत का संविधान पानी के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार यानी राइट टू लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा मानता है। अच्छा, लेकिन ये तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं कि राइट टू वाटर सीधे संविधान में लिखा है। सही पकड़ा आपने, ये सीधे तौर पर लिखा नहीं है। इसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने अपनी व्याख्याओं से, अपनी इंटरप्रिटेशन से स्थापित किया है। अरे वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यायपालिका हमारे मौलिक अधिकारों का दायरा समय के साथ बढ़ा सकती है। बिल्कुल, और इसी का एक जीता जागता सबूत है 2007 का आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का एक फैसला। हाँ, बताइए उसके बारे में। महबूबनगर जिले के एक गांव वाले ने कोर्ट को सिर्फ एक चिट्ठी लिखी। सिर्फ एक चिट्ठी? हाँ, कि एक कपड़ा मिल पास की धारा में जहरीले रसायन छोड़ रही है, जिससे उनका जमीन का पानी दूषित हो गया है। फिर क्या हुआ? कोर्ट ने उस चिट्ठी को ही याचिका मान लिया और कलेक्टर को आदेश दिया कि गांव के हर व्यक्ति को रोज 25 लीटर साफ पानी मुहैया कराया जाए। कमाल है। ये तो दिखाता है कि ये कोई सरकारी एहसान नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक लागू करने योग्य संवैधानिक अधिकार है। इसी सोच को हम सार्वभौमिक पहुंच या यूनिवर्सल एक्सेस कहते हैं। इसका मतलब है कि सुविधा सब तक पहुंचनी चाहिए। हाँ, सस्ती होनी चाहिए और बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होनी चाहिए। मिड डे मील स्कीम इसका एक क्लासिक उदाहरण है। हर बच्चे को पोषण का अधिकार, चाहे उसकी आर्थिक हालत कैसी भी हो। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये एक अधिकार है तो सरकार इसे पूरा करने में अक्सर नाकाम क्यों रहती हैं? सरकारी जल बोर्ड हर जगह पानी नहीं पहुंचा पाते। और यहीं पर प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होती है। टैंकर माफिया? हाँ, जब सरकारी सप्लाई फेल होती है तो लोग प्राइवेट टैंकरों से पानी खरीदते हैं। अब यहाँ पर सरकार की वो सीईओ वाली भूमिका सामने आती है। वो खुद सर्विस नहीं दे रही, पर प्राइवेट प्लेयर्स को रेगुलेट कर रही है। इसे कॉन्ट्रैक्ट पर काम करवाना कहते हैं।
और यही तो आज का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या पीपीपी मॉडल है। बिल्कुल। और यही गवर्नेंस की सबसे बड़ी चुनौती भी है। आपने पीपीपी मॉडल की बात की और ये तो यूपीएससी मेंस का एक हॉट टॉपिक है। मुझे याद है एक सवाल सीधा सीधा पूछा गया था कि देश के ढांचागत विकास के लिए पीपीपी मॉडल को अपनाना आलोचनाओं से मुक्त नहीं रहा है। इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। हाँ, और वो सवाल इसी टेंशन से जुड़ा है। जब भी कोई पीपीपी प्रोजेक्ट देखें तो उसे 3 कसौटियों पर परखना चाहिए: अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। मतलब AAA फ्रेमवर्क। AAA फ्रेमवर्क। हाँ, क्या ये आम नागरिक के लिए अफोर्डेबल यानी सस्ता है? क्या यह समाज के आखिरी व्यक्ति तक एक्सेसिबल यानी सुलभ है? और अगर कुछ गलत होता है तो अकाउंटेबिलिटी किसकी है, सरकार की या निजी कंपनी की? अच्छा। इस AAA फ्रेमवर्क से आप किसी भी पीपीपी मॉडल का सटीक विश्लेषण कर सकते हैं। अक्सर आलोचना यही होती है कि प्राइवेट कंपनियां एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी की कीमत पर सिर्फ मुनाफा देखती हैं और सरकार अकाउंटेबिलिटी से बच निकलती है। लेकिन एक मिनट, क्या हम यहाँ सरकारी अक्षमता को नजरअंदाज कर रहे हैं? मान लीजिए अगर सरकारी जल बोर्ड 20 साल में एक इलाके तक पानी नहीं पहुंचा पाया और एक निजी कंपनी 2 साल में कर देती है, भले ही थोड़े ज्यादा दाम पर, तो क्या वो एक बेहतर विकल्प नहीं है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यही तो वो पॉलिसी डायलेमा है जिसकी समझ यूपीएससी में उम्मीद की जाती है। तो इसका कोई आसान जवाब नहीं है? नहीं, समाधान शायद इन दोनों के बीच संतुलन बनाने में है। एक ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी का इस्तेमाल करे लेकिन सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी को भी पूरा करे। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। तो पानी के मामले में हमने देखा कि कैसे अधिकार, बाजार और सरकार के बीच एक खींचतान है। यही खींचतान हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और भी बड़े पैमाने पर दिखती है ना? निश्चित रूप से। किताब में मुंबई की सबर्बन रेलवे का जिक्र है। मुंबई लोकल? हाँ, ये दुनिया का सबसे सघन रूट है। रोज 65 लाख लोग। मुंबई लोकल सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो शहर की लाइफलाइन है। बिल्कुल। मैंने खुद देखा है, लोग उसमें सब्जी काटते हैं, भजन गाते हैं, अपनी पूरी जिंदगी की प्लानिंग कर लेते हैं। वो एक पब्लिक फैसिलिटी से कहीं बढ़कर है। और दूसरी तरफ हमारे पास दिल्ली मेट्रो जैसी आधुनिक परियोजनाएं भी हैं, जो एकदम वर्ल्ड क्लास हैं, एफिशिएंट है। लेकिन किताब इसके बारे में एक बहुत तीखा सवाल उठाती है। हाँ, और वो सवाल नीतिगत दुविधा का एक क्लासिक केस है। दिल्ली मेट्रो के पहले चरण पर सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए। 11,000 करोड़? हाँ, आलोचक कहते हैं कि अगर यही पैसा दिल्ली की बस सर्विस को सुधारने पर खर्च होता तो शायद शहर के ज्यादा लोगों को फायदा होता। बसें शहर के कोने कोने तक पहुंच सकती हैं और उनका किराया भी कम होता है। तो क्या ये एक तरह का इलिटिज्म है कि हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं जो शायद शहर की 20% आबादी ही नियमित रूप से इस्तेमाल कर पाएगी, जबकि बाकी 80% खस्ताहाल बसों में सफर करती रहे? यही तो सवाल है। ये तो सीधे सीधे आपके एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी वाले AAA फ्रेमवर्क पर सवाल उठाता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि विकास का मतलब क्या है। ये भी अपने आप में एक बहस का मुद्दा है। क्या विकास का मतलब कुछ वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट्स हैं या ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बुनियादी सुविधाओं की पहुंच? और यूपीएससी एस्पिरेंट्स से यही उम्मीद की जाती है कि वो इन दोनों पहलुओं को समझें और एक बैलेंस्ड नजरिया पेश करें। बिल्कुल। और ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक ही सीमित नहीं है। मुझे याद है यूपीएससी में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर पर भी सवाल पूछा गया था। वो भी तो एक तरह की सार्वजनिक सुविधा ही है, लेकिन भविष्य की। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर सिर्फ बिजली के तार नहीं है, ये भविष्य की पब्लिक फैसिलिटी है। कैसे? सोचिए, राजस्थान के रेगिस्तान में बनी सोलर एनर्जी को तमिलनाडु के उद्योगों तक पहुंचाना। हाँ। इसके लिए एक विशाल, आधुनिक और स्मार्ट ग्रिड चाहिए। सही बात है। ये दिखाता है कि पब्लिक फैसिलिटी का मतलब अब सिर्फ पानी की पाइपलाइन या बसें नहीं हैं, बल्कि एनर्जी और डेटा हाईवेज भी हैं। और यहाँ भी वही पीपीपी वाले सवाल फिर से सामने आएंगे। कौन बनाएगा, पैसा कौन लगाएगा और कीमत कौन चुकाएगा? तो हमने पानी, ट्रांसपोर्ट और एनर्जी तीनों में एक ही पैटर्न देखा। एक बुनियादी जरूरत, उसे पूरा करने की सरकारी जिम्मेदारी और उसे पूरा करने के तरीकों पर एक अंतहीन बहस। इन सब का सामाजिक न्याय से क्या जुड़ाव है? इनका बहुत गहरा जुड़ाव है। सार्वजनिक सुविधाएं असल में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का एक टूल हैं। वो कैसे? जब सरकार हर बच्चे को स्कूल, हर बीमार को इलाज और हर घर तक साफ पानी पहुंचाती है तो वो समाज में बराबरी लाने का काम कर रही होती है। ये संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की आत्मा है। और सरकार कानून बनाकर और उन्हें लागू करके ये सुनिश्चित करती है कि नागरिकों का शोषण न हो। हाँ।
आपकी बात से मुझे एनसीईआरटी के अगले चैप्टर में दिया भोपाल गैस त्रासदी का उदाहरण याद आ गया। वो एक भयानक उदाहरण है कि जब सरकार अपनी रेगुलेटरी जिम्मेदारी निभाने में फेल हो जाती है तो क्या होता है। बिल्कुल, एक प्राइवेट कंपनी ने मुनाफे के लिए सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज किया और हजारों जानें चली गईं। भोपाल गैस त्रासदी सरकार की उस जिम्मेदारी को रेखांकित करती है कि उससे निजी कंपनियों की गतिविधियों से नागरिकों के जीवन, स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करनी ही होगी। और इस मामले में न्यायपालिका ने भी तो सरकार को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाई है। हाँ, बार बार। जैसे सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। ये दिखाता है कि कैसे अदालतों ने मौलिक अधिकारों का दायरा समय के साथ बढ़ाया है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे एनसीईआरटी का एक साधारण सा दिखने वाला चैप्टर गवर्नेंस के सबसे जटिल सवालों से जुड़ा है। हाँ, सार्वजनिक सुविधाएं सिर्फ सेवाएं नहीं हैं, बल्कि मौलिक अधिकार हैं, और इन्हें मुहैया कराने में सरकार को हमेशा एक कल्याणकारी राज्य और एक कुशल सीईओ की भूमिकाओं के बीच एक संतुलन बनाना पड़ता है। और ये चैप्टर सीधे सीधे यूपीएससी मेंस के पीपीपी मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस और सामाजिक न्याय जैसे बड़े और महत्वपूर्ण विषयों की नींव रखता है। बिल्कुल। जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। जब सरकार पानी या बिजली जैसी जरूरी सेवाओं के लिए निजी कंपनियों के साथ पीपीपी मॉडल अपनाती है, तो वो ये कैसे सुनिश्चित कर सकती है कि कंपनी का मुनाफा कमाने का उद्देश्य नागरिकों के इन सेवाओं को किफायती दाम पर पाने के मौलिक अधिकार पर हावी ना हो? बहुत जरूरी सवाल है। मुनाफे और कल्याण के बीच ये नाजुक संतुलन बनाने के लिए किन कानूनी और प्रशासनिक तंत्रों की आवश्यकता है? हमने ABBB फ्रेमवर्क की बात की, लेकिन उसे जमीन पर लागू करना कितना मुश्किल है, इस पर जरूर सोचिएगा। उम्मीद है ये गहरी चर्चा आप सबके लिए उपयोगी रही होगी। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को सहयोग देने के लिए उनके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और पेड मेंबरशिप ज्वाइन करना ना भूलें। हम जल्द ही एक और विषय के विस्तृत विश्लेषण के साथ लौटेंगे। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.